तो नेक्स्ट चैप्टर इज एरिया अंडर कर्व। और इस चैप्टर में एक थिंग आपको रिक्वायर्ड है कि एक रफ स्केच, एक रफ आइडिया आपको डायग्राम का फंक्शन के ग्राफ का होना जरूरी है। उससे आप क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एरिया अंडर कर्व इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन y बराबर एफ एक्स। ये हमने कोई फंक्शन लिया है, एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x equals to a and x equals to b is given by तो यदि आपको इतनी बातें दी हैं, एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और यदि आपको ए से बी तक फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, तो फिर उस एरिया को हम इससे डिनोट करेंगे। मतलब एरिया इज डिनोटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे सब कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्स है, मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी एक्स है, वेरिएबल ऑफ फंक्शन भी एक्स है, लोअर लिमिट भी एक्स की है, अपर लिमिट भी एक्स की वैल्यू है। तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, देन वी यूज दिस फॉर्मूला। जो आपने लिखा है यदि आप उसको डायग्राम में देखेंगे तो ये हमने सपोज कर लिया कि दिस इज अवर एनी फंक्शन। ये है हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शन y बराबर एफ एक्स, ये हमने माना है। अब आपको ये फंक्शन एक्स एक्सेस और ऑर्डिनेट्स x बराबर a और x बराबर b, इससे बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। फंक्शन एक्स एक्सेस और ऑर्डिनेट x बराबर a और x बराबर b से बाउंडेड रीजन का एरिया, मतलब वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। और ये एरिया निकालने के लिए जो एक्चुअल कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूला आपका कैसे आया, वो फॉर्मूला के लिए आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि जब ये एरिया निकालना होता है तो टू फाइंड दिस एरिया, यहाँ पर एक स्मॉल स्ट्रिप हम कंसीडर करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एक स्मॉल स्ट्रिप हमने कंसीडर किया, ये है। और इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया आप कैलकुलेट कर लें पहले। तो ये हमने मान लिया dx और ये लेंथ हो गई आपकी y। तो स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया आता है ये आता है y इंटू डी एक्स। ये जो लिखा हुआ है एफ एक्स मतलब y है, तो ये जो y इंटू डी एक्स है वो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया है। अब इस एरिया को a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दो, देन वी गेट द होल एरिया। मतलब ये जो एरिया आप निकालोगे ये एरिया ये डिनोट करेगा। तो आगे से जब आपको एक बात का बस इसे ध्यान में रखना है कि सब कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्स होना चाहिए। यदि आपको y फंक्शन एफ एक्स जो है वो x का फंक्शन दिया है और x एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो लिमिट भी आपको x की चाहिए। कि आपको ये देखना है कि वो ग्राफ ऑफ फंक्शन x एक्सिस को किन दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जिन दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा वहां से वहां तक इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो एरिया आएगा दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें एक बात ये है नोटेबल, कई बार ये होता है, इसका विशेष ध्यान आपने रखना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ग्राफ क्यों प्लॉट करना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट किया और मान लो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, मतलब उसका कुछ पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस है और कुछ पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है। ये अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया और मान लो ग्राफ ऑफ फंक्शन आपका
कुछ इस तरीके से। ये मान लेते हैं ये हमारा x बराबर a हो गया, वही लिमिट है, ये x बराबर b हो गया। तो अब आपने इस बात का विशेष ध्यान में रखना है कि इस केस में भी ये हमारा फंक्शन y बराबर fx है, और इस केस में भी आपको यदि ये बोले y बराबर fx का x एक्सिस और ऑर्डिनेट x बराबर a से x बराबर b तक बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करो, मतलब फंक्शन और x एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, मतलब दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। लेकिन ये एरिया निकालते वक्त आपने ये ध्यान में रखना है कि ये एरिया को डायरेक्टली ए से लेके बी तक आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे। मतलब इस केस में अभी तो देखिए वो ग्राफ में ग्राफ पूरा अबव दी एक्स एक्सिस था, बट ग्राफ का नॉलेज होना इसलिए जरूरी है कि कुछ पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस और कुछ पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस आ जाए। तो उस केस में जो रिक्वायर्ड एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो इन दिस केस द रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय द फॉर्मूला इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी तक एफ एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये जो क्वांटिटी आएगी इस पे आपने लगाना है मॉड। क्योंकि ये बिलो दी एक्स एक्सिस है तो इसका आउटपुट जो है वो नेगेटिव आएगा, और यदि आउटपुट नेगेटिव आया तो इस बात का आपने ध्यान में रखना है कि इसको मॉड के अंदर रख के आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आपने एक बात ये लिखा था, दूसरी बात आप ये देखो कि यदि मैं आपसे ये पूछता हूं 0 से लेके पाई तक cos x फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो 0 से पाई तक cos x फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है 0, ये आपने कई बार किया हुआ है। और उसके पीछे रीजन ये है कि यदि आप 0 से पाई तक cos x फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो 0 से पाई तक cos x फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आता है। ये 0 है और ये पाई है, और इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो -1 आएगा, एंड देयरफॉर ओवरऑल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। ये उसके पीछे का रीजन है। बट यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन y बराबर cos x x एक्सेस एंड ऑर्डिनेट्स x बराबर 0 एंड x बराबर पाई, तो जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की जगह पर cos x ले लिया, बाकी सब बातें सेम है, a की जगह 0 और b की जगह पाई, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का, यदि आप ये लगा के इसको डायरेक्टली 0 से पाई तक cos x dx कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में और एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन में इतना फर्क है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपने सीधा उठा के इंटीग्रेट ही करना है, बट जब एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि वो जो लिमिट आपको दे रखी है बिटवीन दीज लिमिट कहीं ग्राफ ऑफ फंक्शन बिलो दी एक्स एक्सिस तो नहीं जा रहा, क्योंकि यदि वो बिलो दी एक्स एक्सिस चला गया तो फिर उस केस में आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ये आप हमेशा याद रखें कि एरिया अंडर कर्व में किसी भी क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं आएगा, और एरिया अंडर कर्व में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आप नहीं करेंगे। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है और एरिया कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। यदि आपने एरिया 0 बना दिया इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती किया है, नेगेटिव भी नहीं आता है। ठीक है, तो 0 आने का रीजन यह है कि कुछ पोर्शन पॉजिटिव है और कुछ पोर्शन नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से कट गया और आपका आंसर आ गया 0। तो जब आप ये याद रखें डेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये चीज बिल्कुल सही है कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 है और आपको करेक्ट ये क्वेश्चन दिया जाएगा, मार्क्स भी उतने ही मिलेंगे। बट
जब ये क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व में करके आएंगे तब आप उसको डायरेक्टली ऐसा इंटीग्रेट करके आंसर मत लिख देना 0, क्योंकि इसका जो सही कैलकुलेशन है कि जब ये क्वेश्चन एरिया में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे कि पहले आप इस cos x फंक्शन का बिटवीन 0 से पाई तक एक रफ स्केच बनाओगे जो ऊपर बना हुआ है, और आप देखो कि ये π/2 पर ब्रेक होता है। और अब इसमें हम ये अपना नोट वाला कंसेप्ट लगाएंगे। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया आप लिखेंगे 0 से लेके π/2 तक cos x, और फिर π/2 से लेके पाई तक cos x, बट इसमें आप लगा देंगे मॉड। अब होगा ये कि ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, 1 + 1 आपका आंसर 2 आएगा। वैसे पहले आपका आंसर 0 हो रहा था जो कि गलत हो रहा है। तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये बनता तो जाके डेफिनाइट इंटीग्रेशन में ही कन्वर्ट हो जाता है, बट ये इंटीग्रेशन लिखने के बाद आपने ये तब आपने लिखना है जब ग्राफ आपका ऐसा बनेगा पूरा का पूरा अबव दी एक्स एक्सिस। बट वो बिटवीन दी लिमिट यदि ग्राफ कुछ पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस कुछ पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है तब आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप रॉन्ग हो जाओगे। तो इसका विशेष ध्यान में रखना, गलतियां यही होती हैं। ग्राफ का कितना पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस जा रहा है, कितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस जा रहा है। तो ये पहला आपका नोट है, पहला प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई आपके मन में सवाल अभी तो पूछ लो उसको। सर तो हम पता कैसे करेंगे कि वो कभी पॉजिटिव हो रहा फिर कभी नेगेटिव हो रहा? ग्राफ का आइडिया तो होगा ही ना आपको। cos x जैसे दिया है तो cos x कितना ये तो इजी फंक्शन है लिमिट, ना, कोई हार्ड फंक्शन रहा तो। हार्ड नहीं आते, इतने भी हार्ड नहीं आते। ठीक है, ठीक है सर। आपको लिमिट भी दी होती है तो उसमें आइडिया लग ही जाता है कि कितना पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस है, कितना। जब आएगा अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ध्यान में आ जाएगा कितना हार्ड है कितना इजी है। चलिए तो एक क्वेश्चन करिए। तो लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x², x axis and lines x = 2 and x = 4। बताइए कितना आंसर आएगा। ओके, अंकेश लोनारे करेक्ट हैं। बाप रे, योजित करेक्ट हैं।
सिल्वी गुप्ता चेक करो। एक्स स्क्वायर तो आप पूरा पूरा जानते हो कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा अबव द एक्स एक्सिस होता है, और 2 से 4 तक आपको एरिया बाउंडेड बाय रीजन निकालना है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। सो ये एरिया की कैलकुलेशन के लिए डायरेक्टली आपने उठा के 2 से लेके 4 तक एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देना है। एक्स क्यूब बाई 3 आता है, लिमिट फ्रॉम 2 से 4, एंड अभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 बाहर है, ये 64 माइनस 8 आता है विच इज 56/3। तो 56/3 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, कल्पेश चौधरी करेक्ट है, लास्ट आंसर कल्पेश चौधरी का, बाकी लोगों का नहीं आया। नोट कर लीजिए इसको। सीधा सीधा क्वेश्चन था कि अपन को फंक्शन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर और 2 से 4 तक उस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेट कर दिया, वो सीधा सीधा दे देता आंसर। चलिए कोई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का करिए आंसर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे दे रहा हूं आपको। एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन y बराबर x, x एक्सिस एंड लाइंस x बराबर -1 एंड x बराबर 2। ऑप्शन है आपके 0, 3/2, 5/2, -5/2। 0, 3/2, 5/2 या -5/2। विच वन इज करेक्ट? ओके, अंकित लोनारे करेक्ट है। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। योजित चेक करें। रितेश खेरागड़े चेक करें। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। भूमिका गेडाम चेक करें। नेगेटिव में आंसर कैसे कर दिया भूमिका? शांतनु मेश्राम करेक्ट है। योजित करेक्ट। तो वही आपने बोला, समीर कामले चेक करें। देखो, जिनका गलत हो रहा है वो मेरी बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहे, इसलिए गलत होगा। आप बात को तो सुनो पहले ध्यान से, बिना सुने एकदम क्वेश्चन उठा के सीधा सॉल्व करने लगते हो। आपको -1 से लेके 2 तक y बराबर x से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना था, और आप यदि इसको डायरेक्ट -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर दोगे तो आप गलत करोगे। डायरेक्ट -1 से 2 तक ये इंटीग्रेट नहीं होता, ये -1 से 0 होगा, फिर 0 से 2 होगा। मतलब रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए
जो आपको यहाँ पर बताया कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो मॉड के अंदर होगा -1 से लेके 0 तक x dx, और फिर 0 से लेके 2 तक x dx। इसको इंटीग्रेट आप करोगे, इसका इंटीग्रेशन आपका x²/2 आएगा, और लिमिट डालोगे तो 1/2 आ जाएगा ये। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगा ये, तो आंसर 5/2 आएगा। ठीक है, और वैसे करोगे तो वो 2 - 1/2 होके 3/2 बना देगा। तो जिन जिन का 3/2 आया है, ओम प्रकाश यादव चेक कर लें, समीर कामले चेक कर लें क्या गलती हुआ है। कि आपको ये जरूर ध्यान में देना है कि कहीं कुछ पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस तो नहीं आ गया। यदि आ गया है तो फिर आपको उसको अलग अलग करके मॉड के अंदर रख के इंटीग्रेट करना होगा। कोई भी पोर्शन इंटीग्रेशन की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी इसमें। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, हम एक और कर लेते हैं फिर हम अपनी बात पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड, दो और कर लेते हैं। चलिए तीसरा पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन ये है, अभी बहुत बेसिक सारे टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन पहले ये बेसिक क्वेश्चन अपने सही हो जाएं। तो अगला क्वेश्चन है आपका y = x³ - 2 1। फंक्शन है y = x³ और लिमिट है x = -2 और x = +1। करिए क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन है आपके -9 + 17/4 -15/4 + 15/4। देखिए बहुत बेसिक सम्स हैं ये, इसलिए एरिया के क्वेश्चन में नेगेटिव साइन अभी आपको दिख रहा है। आगे जब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ना शुरू होगा तो अपने आप से ये माइनस साइन वहां से निकल जाएगा, आएगा ही नहीं कभी ऑप्शन में माइनस साइन। ओके, तो अंकेश लोनारे और कल्पेश चौधरी करेक्ट है। योजित, भूमिका गेडाम, योजित चेक करें, सॉरी योजित करेक्ट है, भूमिका गेडाम चेक करें, शांतनु मेश्राम चेक करें। नेगेटिव आंसर कर रहे हैं शांतनु मेश्राम, अभी भी मेरी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहे, पता नहीं नेगेटिव आंसर कैसे कर देते हो भाई। समीर कामले चेक करें, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। तुक्का लगाना है बस, कुल मिला के ABCD ऐसा बोलोगे तो फिर तो गलत ही आएगा। ओम प्रकाश यादव चेक करिए, गलत जवाब। रितेश खरागड़े करेक्ट हैं। चलिए अब नहीं आ रहा आंसर तो देख लीजिए। यदि आप x³ फंक्शन को देखें तो ग्राफ ऑफ x³ फंक्शन वो आपका इस तरीके से ग्राफ बना था। दिस इज ग्राफ ऑफ x³ फंक्शन, और आपको इस x³ फंक्शन को -2 से लेके +1 तक इंटीग्रेट करना था। ये -2 है और ये +1 है। ये -2 से +1 तक बाउंडेड रीजन का एरिया आपको निकालना था। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ये रिक्वायर्ड एरिया है भाई, जितना रिक्वायर्ड है उसको आप शेड कर लिया करो, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि ये आपको, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आगे आपको क्वेश्चन गलत ना हो उसके लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो अब आपको पता ही है कैलकुलेशन में करना क्या है। रिक्वायर्ड एरिया जो होगा आपका
-2 से लेके 0 तक इंटीग्रेट होगा, वो नेगेटिव आएगा, इसलिए पॉजिटिव कर लेना उसको। तो रिक्वायर्ड एरिया मॉड ऑफ -2 से 0 तक x³ dx प्लस 0 से 1 तक x³ dx, ये सीधा सीधा इंटीग्रेट होगा। तो x पावर 4/4 बनता है, 4 आएगा ये, है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, और ये 1/4 आएगा, तो आंसर 17/4 आता है। अब इसमें भी कई बच्चों का आंसर है -9, सोचिए, -15/4। तो समीर कामले लास्ट में करेक्ट थे, और ओम प्रकाश यादव करेक्ट हो गए लास्ट में, भूमिका गेडाम करेक्ट हो गई लास्ट में। हाँ बोलो योजित। सर इसी क्वेश्चन का एक बार मॉड वाले इसमें बताओ ना। मतलब समझा नहीं। मॉड क्यूब एक्स। मॉड एक्स क्यूब। हाँ सर। एक्स क्यूब पे मॉड लगाओगे तो ये पोर्शन नीचे और यही पोर्शन ऊपर आ जाएगा। जितना हाँ पोर्शन सर, बिलो दी एक्स एक्सिस है ना, तो वो ऊपर आ जाएगा आपका, तो ट्वाइस हो जाएगा वो। एस टी जब वैल्यू डालेंगे तो उसमें कुछ तो माइनस आएगा ना, क्योंकि जैसे कि उसमें कुछ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि पूरा पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस है, बिलो दी एक्स एक्सिस है ही नहीं है, तो नेगेटिव आएगा ही नहीं। सर तो अपन लिमिट डालेंगे तो हाँ सर ठीक है समझ गया। ठीक है, हाँ सर। एक और क्वेश्चन कर लीजिए। ये लास्ट है, फिर मैं इसमें थ्योरी में थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। तो क्वेश्चन एक और आप लिख लीजिए। द एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन y बराबर 2x² + 5 x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x - 2 x1। आपके ऑप्शन है 21, 29/5, 23 और 24। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। करिए। x बराबर -2 है, करेक्शन कर लो यहाँ पे। x बराबर जो पहले दिया ना वो छोटा ही होगा, -2 है यहाँ पे, एक बार करेक्शन कर लो। x -2 से +1 है, चेक कर लो एक बार। -2 से +1, 2 से 1 मत करना। ओके, चेक कर रहा हूँ मैं आंसर, एक मिनट। करेक्ट है अंकित लोनारे। क्या बात है अंकित लोनारे, क्या खा लिया आज तुमने? सारा क्वेश्चन एकदम सही जवाब, वो पहली बार में आंसर। अच्छा, लंकेश का दिन आ रहा है ना, रावण दहन, खुशी ज्यादा है। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, 2 बच्चे करेक्ट हैं अभी तक। लौकर आप लौकर, क्या अभी आगे बढ़ना है अपन ने, ठीक है, यही सवालों पे नहीं रहना है, तो थोड़ा जल्दी आंसर करिए, बी फास्ट।
सारी बातें सब छोड़ दो साइड में, पहले जब पढ़ाई करने बैठते तो पढ़ा करो, बाकी सब जो है इधर उधर छोड़ दिया करो जो बातें हैं आपकी। शांतनु मेश्राम फिर तुक्का लगाया इन्होंने और गलत हो गए। अभी तो शांतनु का भी समझ में आने लगा है, बस वो ए बी सी डी बी। नहीं सर, इस बार तुक्का नहीं लगाया सर। तो गलत हो गए, लेकिन इस बार शायद ऐसे तो नहीं लगा है, बाकी सबसे डिफरेंट दिख रहा था ये वाला, तो ये होना चाहिए। नहीं सर। चलो ठीक है, सवाल करिए। 3 बच्चों ने आंसर किया, 2 सही 1 गलत, और बाकी का नहीं आया है। अरे भाई मतलब सीधा इंटीग्रेशन पूछे हैं, अब उसको भी नहीं कर रहे हो तो गलत बात है ना। ये तो -2 से लेके +1 तक इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। कहाँ आप बड़ा बड़ा सवाल करते हो, ये छोटा छोटा सवाल का आंसर नहीं कर रहे हो। बात आपको चुभ रही होगी, बुरी लगती है, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, बोलना तो पड़ेगा ही ना मेरे को। क्योंकि 2-4 को चुभ गई और वो सही जगह पहुंच गए तो हमारा काम हो जाता ना उतने में, बाकी के तो फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। देखो इतना बोलने के बाद भी एक ठो आंसर नहीं आया है, वहीं के वहीं रुका हुआ है सब लोग। समय अपना है बिल्कुल उतनी स्पीड से बढ़े जा रहा है आगे। यूज इट करेक्ट है, समय नहीं रुकता किसी के लिए। चलिए तो भूमि का गेड़ा हम चेक करें, गलत जवाब है। सो हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपको इस सोल्यूशन के बाद कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। सीधा उठा के हम -2 से लेके +1 तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। -2 से 1 तक 2x², दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया, 2x² + 5 dx, ये रिक्वायर्ड एरिया है ना। इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो 2/3x³ बनेगा और ये 5x आएगा। लिमिट फ्रॉम -2 से +1 तक है। जब आप इसमें 1 डालेंगे तो 2/3 + 5 आएगा, और जब आप इसमें -2 डालेंगे तो -16/3 और -10। बाप रे, बड़ा लंबा थोड़ा कैलकुलेशन आ गया इसमें। 17/3 -30, 46 + 46/3 and which is 63/3 gives you 21. So 21 is the correct answer of this question. सीधा सीधा था भाई, कहीं कुछ टेढ़ा आड़ा करना ही नहीं था इसमें। अब आप यदि कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नोट कर लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5/4। अब देखिए जितनी बातें मैंने आपको ये एक्स एक्सिस के लिए बताई ना, बिल्कुल सेम बातें वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, हटा रहा हूं, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। जो बातें आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ लिखी है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट मैं वाई के साथ लिख के दे रहा हूं कि अब जब वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया का एरिया पूछेंगे तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ वाई होना जरूरी है। मतलब दूसरी बात मैं अब आपको बता रहा हूं कि एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन, अब यहां पर एक्स वाई का फंक्शन होगा, एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई, एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन वाई एक्सिस एंड लाइंस, ये भी आपको वाई की दी होंगी, वाई बराबर सी एंड वाई बराबर डी इज गिवन बाय अब फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, एरिया। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट का ही लगाओगे सी से लेके डी तक, फंक्शन किसका लिखेंगे, एफ ऑफ वाई, और यहाँ पर डी वाई, सब कुछ वाई वाई वाई। यदि मैंने आपको क्वेश्चन में ये ध्यान में देना है कि
किस एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया आया है। यदि वाई एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया है तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ वाई होगा, लिमिट भी वाई की होगी, इंटीग्रेशन का वेरिएबल भी वाई का होगा, और फंक्शन भी आप वाई के टर्म्स में लिखेंगे। मतलब बात ऐसी है कि यदि मैं ये कोई फंक्शन बना लूं, ठीक है, और मेरे को इसको ये करना है, y बराबर c ये लाइन है और ये y बराबर d लाइन है। y बराबर c से y बराबर d तक ये है हमारा फंक्शन x बराबर f ऑफ y। तो इस फंक्शन से y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का ये एरिया, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया आपको निकालना है जब फंक्शन और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया पूछेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। फॉर कैलकुलेटिंग दिस करा क्या गया है, ये फॉर्मूला बना कैसे, तो आपने इसमें क्या लेना है, यू टेक अ स्मॉल स्टेप पैरेलल टू x एक्सिस, और वो अपन ये लेते हैं, ये dy है और ये लेंथ आपकी ये है। तो ये स्मॉल स्ट्रिप का एरिया x इंटू डी वाई बनता है, एफ वाई मतलब x है, तो ये x इंटू डी वाई बनेगा, और इसको c से d तक इंटीग्रेट कर दो, देन वी गेट द होल एरिया। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जो मैंने पहले x के साथ बताया था, बिल्कुल अब वो सेम y के साथ कंसेप्ट है। और यहाँ भी बिल्कुल सेम नोटेबल थिंग है। कई बार आप जब ग्राफ बनाते हो तो इस पर्टिकुलर केस में जब आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया तो हो सकता है कि वो ग्राफ आपने जब फंक्शन का बनाया है उस ग्राफ में कुछ पोर्शन आपका इस तरीके से, देखिए ये बन गया, ये खत्म। मतलब अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हमारा फंक्शन है x बराबर एफ वाई, पूरा ग्राफ है फंक्शन का। अब इसमें हो क्या रहा है कि इसका कुछ पोर्शन, इसको मैं नाम दे देता हूं a b c d, कुछ पोर्शन राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस आ रहा है और कुछ पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस आ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जैसा आपका x एक्सिस के केस में होता था, वहां ऊपर नीचे होता था, x एक्सिस के ऊपर नीचे, यहाँ y एक्सिस के राइट और लेफ्ट हैंड साइड होगा। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। और यदि ये रिक्वायर्ड एरिया है और यदि आप इसमें उठा के इसको फंक्शन को सीधा a से लेके d तक इंटीग्रेट कर देते हो, a से d तक, तो उसमें होता क्या है कि जब आप a से d तक इंटीग्रेट करते हो तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये इतना पॉजिटिव और इतना नेगेटिव बनने के कारण ये राइट हैंड साइड में बनेगा और ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, तो ये एक दूसरे को कम कर देते हैं। आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो केवल इतना आता है यदि आप ए से डी तक डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हो। तो इसमें भी आपको ध्यान में देना जरूरी है कि पूरा का पूरा पोर्शन, यदि वाई एक्सिस से बाउंडेड रीजन पूछा है तो पूरा पोर्शन वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड भी कोई पोर्शन आपका आया है। जो पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड आएगा उसके लिए भी आप कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा उसको आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसकी लिमिट कहां से कहां तक है, सी से लेके डी तक। तो सी से लेके डी तक जो वाई फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया है उसको, जो लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्सिस है उसको मॉड के अंदर रखेंगे, राइट हैंड साइड वाला तो पॉजिटिव ही होता है, उसकी लिमिट क्या है, ए से लेके बी तक है, और एफ ऑफ वाई डी वाई। बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो एक्स एक्सिस के साथ था वही वाई एक्सिस के साथ है। तो इसका आपने विशेष ध्यान में रखना है कि जो ग्राफ आप बना रहे हैं उसका कितना पोर्शन, यदि एक्स एक्सिस से बाउंडेड पूछा है तो आप ऊपर और नीचे चेक करेंगे, और यदि वाई एक्सिस से बाउंडेड रीजन पूछा है तो आप वाई एक्सिस के अबाउट चेक करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो तो ये एक्स एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है। वाई एक्सिस के केस में लेफ्ट और राइट साइड देखेंगे और एक्स एक्सिस के केस में ऊपर और नीचे देखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। सर हाँ सर, आपने इसमें सी और बी को आपने दो बार ले लिया ना, क्योंकि हमने सी से डी में और सी से डी में सी और बी भी आ गया और ए से बी में
सी और बी भी, ए से बी में सी और बी भी आ गया, तो आपने दो बार ले लिया उनको, तो माइनस ही करना पड़ेगा एक। नहीं नहीं, ये ए से बी इसके लिए लिया हुआ है। आप इसको दो पोर्शन देखो, एक पोर्शन राइट हैंड साइड का है तो इसके लिए लिमिट ए से बी तक है, और एक पोर्शन ये वाला एरिया है। मतलब आपका मान लो ये कोई मकान है, आपका घर है, अब ये घर में इतना पोर्शन जो है, मतलब ये यहाँ पे बनाया है, और जो पीछे वाला पोर्शन है, वो पीछे वाला पोर्शन मकान का जो आपका है वो ऐसे बनाया गया है। अब मैं यदि आपसे टोटल एरिया मकान का पूछूंगा तो आप वो टोटल एरिया इतना कम करके नहीं बताते, अरे यार इतना पोर्शन आगे है और इतना पोर्शन पीछे है तो ये तो पूरा एरिया मेरा कट गया, मेरे पास तो जमीन इतनी बची, ऐसा थोड़ी बताते हो। आप जब एरिया कैलकुलेशन करोगे तो ये पूरा ग्राउंड एरिया ऐड करोगे और ये पूरा एरिया ऐड करोगे, ये दोनों का सम आप मेरे को बताओगे, सर इतना एरिया है मेरे पास, ठीक है। और डायरेक्ट करने में होता क्या है कि जब आप ए से बी तक डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हो तो होता उसमें ये है कि इतना पोर्शन जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव के साथ एडजस्ट हो जाता है और फाइनल हाथ में आपके आंसर केवल इतना ही आता है, ठीक है। सो आप जो दो बार नहीं लिखा मैंने ए से बी तक जो लिमिट लिखी है वो इस वाले पोर्शन की लिखी है, और सी से डी तक जो लिमिट लिखी है वो इस पोर्शन के लिए यूज की है, तो दो बार नहीं आया, वो एक ही बार आया। नहीं आई बात समझ में? सर समझ गया अभी। हाँ हाँ, चलिए तो कुछ क्वेश्चन अपन इस पे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो यह है क्वेश्चन, करिए आप इसका आंसर। अरे कहाँ गया भाई एक्सरसाइज, हाँ ये है, चलिए। तो क्वेश्चन है आपका, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, y एक्सेस, देखिए यहाँ पे y एक्सेस आ गई है, एंड y बराबर -1 एंड y बराबर +3 is, आपके ऑप्शन है 7/3, 9/4, सॉरी 9/4, हाँ, 1/12, 1/12 और 1/4, विच वन इज करेक्ट? कल्पेश चौधरी करेक्ट है, समीर कामले करेक्ट है, योजित करेक्ट है,
अंकित लोनारे करेक्ट है। 4 हो गए, एक और रिक्वायर्ड। चलिए, नहीं आ रहा है। निहाल कामले चेक करें। चलो देख लो। एक बात तो यह है कि पैराबोला आपका राइट हैंडेड है, आपको पहले ही बोला था जब लिखते वक्त मैंने बोला था। तो इसका कोई भी पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं आएगा। और जब बिलो दी एक्सिस बोला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस नहीं आया, राइट हैंडेड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड कोई पोर्शन आएगा ही नहीं। तो इसलिए अब ये डर खत्म हो गया। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना था आपको, ये देखना था कोई पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं आता, तो नहीं आता। तो पूरा उठा के सीधा -1 से लेके 3 तक इसको सीधा उठा के आप इंटीग्रेट करिए एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है। सो मतलब जो इसका एक्चुअल आंसर है वो आपका सोल्यूशन जो है, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है। रिक्वायर्ड एरिया -1 से 3 वाई की लिमिट है, फंक्शन भी वाई का बनेगा और डी वाई आएगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो y³/3 1/12 आ जाता है, और ये y³ और लिमिट -1 से +3, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/12 27 और 1 28, 7/3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था कि जो ग्राफ आप देखोगे इस फंक्शन का, तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कोई पोर्शन बनेगा ही नहीं इसमें। और मेरे को जो एरिया फाइंड करना था वो -1 से +3 तक रिक्वायर्ड एरिया था। सो रिक्वायर्ड एरिया इज फ्रॉम -1 to +3। ठीक है, तो नोट कर लीजिए अब आप, ये -1 था और ये +3 था। कोई पोर्शन बिलो दी एक्स और वाई एक्सिस से बाउंड, एक्स की कोई रोल नहीं है, याद रखें। आपको ये एरिया निकालना था। कर्व आएगा, वाई एक्सिस आएगी, जो बाउंड्रियां लगेंगी वो ये लगेंगी। इसकी बाउंड्री, इस लाइन की बाउंड्री वाई एक्सिस आएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। नोट कर लीजिए। अभी कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए, कुछ नहीं समझा तो वो भी पूछ लीजिए। इसमें बस ये देखना होता है कि कितना पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड है, कितना राइट हैंड साइड है। यदि वाई एक्सिस से पूछा है तो कोई पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड नहीं आता तो सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। अगला क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to 4x square, x equals to 0, y बराबर 1 and y बराबर 4 in the first quadrant। एंड ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 3 and 1/3, 2 and 1/3, लास्ट ऑप्शन 3.5।
सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, समीर कामले करेक्ट है, कल्पेश चौधरी भी करेक्ट है, रितेश खैरागड़े चेक करें। योजित करेक्ट है, अंकेश लोनारे करेक्ट है। नेहाल कामले चेक करें। चलो तो फिर देख लो आप ये क्वेश्चन का भी आंसर। निहाल कामले अभी करेक्ट है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल दिया मतलब राइट हैंड साइड ही आएगा, एक बात तो नेगेटिव का होने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात ये जो होता है ये वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस को आगे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बन गया जो अभी तक अपन सॉल्व कर रहे थे। मतलब रिक्वायर्ड एरिया में आपने सीधा G1 से लेके 4 तक y के टर्म्स में फंक्शन लिखना है और dy, तो y पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 1 से लेके 4 तक, और जब 4 डालेंगे तो 8 आएगा, 8 - 1 7/3 आता है, इसलिए दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कोई डाउट है तो पूछ लो आप सर। फर्स्ट, हाँ बोलो सर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोले थे ना, हाँ। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो तो एक -5 में बनेगा और +5 में बनेगा ना। काय में बनेगा? मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ना हाफ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ बनेगा। जी बिल्कुल। तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका हाफ करना पड़ेगा ना, जो हमकी वैल्यू आई है। नहीं, काय को करना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ चाहिए हमको। तो वही तो बोला कि जब 1 से लेके 4 तक आपको दिया है ना, तो यदि मैं कुछ भी रिस्ट्रिक्शन, मान लो ये रिस्ट्रिक्शन हटा लेता यहाँ से, तब आपने ये जो इंटीग्रेशन किया है 1 से लेके 4 तक, ठीक है,
इसका डबल आता, क्योंकि वहां पर उतना ही पोर्शन बिलो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड भी बनता है। मतलब मैं यदि इसका ग्राफ जो तुम बना रहे हो कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, उसका ग्राफ यहाँ पर देख लो कि यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो सही पकड़े हो तुमने, ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर है तो ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है इस फंक्शन का। अब y बराबर 1 से लेके 4 तक आपसे पूछा है, ये 1 है और ये y बराबर 4 लाइन है, दिस इज y बराबर 4, दिस इज y बराबर 1। ठीक है, अब जब आपको ये पोर्शन को इंटीग्रेट करना है तो आप करोगे कैसे वो मेरे को बताओगे, क्या करोगे जब मान लो ये करना होता है? सर वही करते जो आपने बोले थे पहले, वही सेम। आप इसको ऐसा करते, ये वाला पोर्शन जब लेते राइट हैंड साइड का, ठीक है, तो 1 से लेके 4 मतलब रिक्वायर्ड एरिया इस केस में क्या लिखते, जब ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला लेते क्योंकि ये नेगेटिव बनता, तो आप इसको क्या करते 1 से लेके 4 तक जो भी फंक्शन है एक्स डी वाई वो लिख लेते, और जब राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ऐड करते तो ये 1 से लेके 4 तक एक्स डी वाई। अभी समझ में आया आपको? हाँ सर, आप समझ गया। हाँ, तो आपने अभी ये वाला किया है, और यदि मैं पूरे ही पूछता आपसे तब आपको इसको 2 बार करना पड़ता, मतलब ये जो निकाला इसका डबल हो जाता, फिर उस केस में आंसर आपका आधा नहीं होता, डबल होता। चलिए, और कोई डाउट है किसी के मन में तो पूछ लो। तो ये अभी शुरुआत किया है अपन ने इस चैप्टर का, ये चैप्टर में आगे बहुत प्रॉपर्टीज आगे लगेंगी, ठीक है, और अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे, अभी बिल्कुल इनिशिएट किया है। ठीक है, याद रखें डेफिनाइट इंटीग्रेशन पर तो बनता है, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन तो लगता है, लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं है, ये आप समझ गए। डायरेक्ट उठा के इंटीग्रेट नहीं करना, यदि करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना। टेस्ट आपका बाइनोमियल थ्योरम पे, तो तैयारी करते रहें सर, और ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ सर कल क्लास है क्या मैथ्स की? नहीं, कल नहीं है, कल प्रिपरेशन है आपका लीव ऑफ। ठीक है, आप तैयारी करो जोर शोर से और बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। तो बाय एवरीवन।